नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बेस्या की लड़की। प्रस्तुत है कहानी। छाया प्रमोद की सहपाठिनी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया थी नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर था जहाँ न जाने कितना सदाव्रत रोज बढ़ जाता था। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े पड़े भगवत भजन करते, मनमाना भोजन करते और करते मनमाना अनाचार। छाया की माँ इसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह वह गाने बजाने कभी न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसीलिए उसे किसी बात की कमी न थी। गंगा के किनारे उसकी विशाल कोठी थी जहाँ से सदा संगीत की मधुर ध्वनि आया करती। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुँच जाते तो राजरानी उन्हें निराश न करती, किंतु वह किसी के यहाँ बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती थी। छाया इसी राजरानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के ऊपर अवलंबित थी। विद्याध्ययन की ओर छाया की अधिक रुचि देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। छाया नगर की कुछ पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई और जिस दिन पहले वह कॉलेज पहुंची, प्रमोद से उसकी जान पहचान हो गई। यह पहचान ही बनकर न रह सकी। धीरे धीरे वह मित्रता में परिवर्तित हुई और अंत में उसने प्रणय का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरस्कार और प्रताड़ना न तो प्रमोद को ही उसके पद से विचलित कर सका, न छाया को। विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वह दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलते जुलते रहने के कारण उनके रीति रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुलवधू का जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसी सुख का अनुभव किया। वह एक कुलवधू की ही तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथ से ही वह प्रमोद के कपड़े धोती। अभ्यस्त न होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए वह अपने ही हाथ से भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वह उन्हें पंखा झला करती। प्रमोद के भोजन कर चुकने के बाद उनकी जूठी थाली में भोजन करने में वह एक अकथनीय सुख का अनुभव करती। इसके पहले इस प्रकार काम करने का उसके जीवन में कभी अवसर न आया था, किंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम करने में कठिनाई न पड़ती। राजरानी को पुत्री की परिस्थितियों का पता लगता ही रहता। वह सोचती कि मेरे साथ रहकर छाया यहाँ रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस यहाँ आकर उसकी कदम पोशी कर जाया करते, किंतु उसकी तो मति ही पलट गई है। अपने आप ही उसने दासियों का सा जीवन स्वीकार कर लिया है। छाया को किसी प्रकार से भी अपने चंगुल में फांस लेने के प्रयत्न में वह अब भी लगी रहती। वह सोचती, ऐस आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट का जीवन बिता सकेगी, कभी न कभी चेतेगी और आवेगी। किंतु छाया तो माता के घर के ऐस आराम को घृणा की दृष्टि से देखती थी। यहाँ वह इस कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती, उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में उसके शतांश का भी स्वप्न देखना छाया के लिए दुराशा मात्र थी। छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की सारी विभूतियों को निछावर कर सकती थी। प्रमोद के साथ यह छोटा सा मकान उसे नंदन वन से भी अधिक सुहावना जान पड़ता था। सारांश यह कि छाया को कोई इच्छा न थी। प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वह सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने इकलौते बेटे को त्याग देने में उन्हें भी कष्ट बहुत था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था। अतएव
वह प्रमोद को क्षमा न कर सके। स्वाभिमानी प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना न की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम न किया था, इसलिए वह शहर में ही पिता के कई मकानों के रहने पर भी वे किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किंतु उनके पीछे कुछ अपने ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से इने गिने मित्रों के संसार की छाया में रहकर प्रमोद को अब और किसी वस्तु की आवश्यकता न थी। आर्थिक कठिनाइयां कभी बाधा बनकर उनके इस सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी, प्रमोद को इसका ध्यान भी न था। कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंसिपल की उनके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उनका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा था और ये परीक्षाओं में सदा पहले ही आए थे, इसलिए वह थोड़ा प्रयत्न करने पर वहाँ प्रोफेसर हो सकते थे। परंतु सुख की आत्मविस्मृति तक बाह्य आवश्यकताओं की पहुँच कहाँ। कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर का स्थान खाली भी था, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए थे कि उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न रहा। उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उनसे इस पद के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा भी, किंतु उनका यह उत्तर सुनकर, छाया, क्यों मुझे अपने पास से दूर भगा देना चाहती हो? छाया चुप हो गई। उसे अधिक कहने का साहस न हुआ। वह प्रमोद के भाविक स्वभाव से भली भांति परिचित थी। छोटी छोटी साधारण बातों का भी उनके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं, किंतु वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का वह महत्व न रह गया था जो पहले था। अब वह नशा कहाँ था। उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उन्हें अब ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली। आर्थिक कठिनाइयाँ भी उन्हें पद पद पर सूल की तरह कष्ट पहुँचा रही थी। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें अब बहुत खटक रहा था। उनका चित्त व्याकुल सा रहता। बार बार उन्हें स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता, ममता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुपम शांति मिलती है, वह उन्हें छाया के पास न मिलती। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता था, शीतलता नहीं। आनंद मिलता था, तृप्ति नहीं। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचा सकूं। और यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।